हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ विनय। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस का पार्ट थर्ड वीडियो। हमने प्रीवियस क्लास पे स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो हमने प्रीवियस क्लास पे कई सारी रिएक्शंस को देखा था कि कई सारी रिएक्शंस प्रेजेंट होती हैं। पहले नंबर पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखा था, दूसरे नंबर पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देखा था। ओके, सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी टाइप्स हमने पढ़ लिए थे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती हैं तीन तरह से होती हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस होती है, थर्मल डिकम्पोजिशन होता है और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है। इसके बाद हमने देखा था रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इसमें हमने देखा था कि कौन सा मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमें जब तक पता नहीं चलेगा कि मेटल कितना रिएक्टिव है तो हम आगे की जो आने वाली नेक्स्ट रिएक्शन है उसको नहीं समझ पाएंगे। सो होप यू अंडरस्टैंड ये क्यों ज़रूरी था। आपने यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, उस पर ये हमने क्लियरली बताया है कि रिएक्टिव सीरीज ऑफ मेटल क्यों ज़रूरी है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट जो रिएक्शन है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस और रिमूव अनदर एलिमेंट फ्रॉम द कंपाउंड। यानी कि जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो क्या कर देगा, दूसरे मेटल को डिस्प्लेस कर देगा या रिमूव कर देगा। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, जिंक ले रहे हैं और CuSO4 ले रहे हैं। अब देखिए कॉपर सल्फेट है और जिंक है हमारे पास। जब हम आपस में इनको क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, देखिए जो CuSO4 था इसमें से जो कॉपर था वो लेस रिएक्टिव है जिंक से कंपेयर करें तो। इसीलिए जब ये आपस में रिएक्ट किया गया, कराया गया, रिएक्शन हुई तो जिंक ने कॉपर की जगह ले ली और क्या बना गया, जिंक सल्फेट बन गया और कॉपर अलग हो गया। यानी कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव था कॉपर से, इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसकी जगह पे खुद आ गया और कॉपर बाहर निकल गया। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना क्या होता है, क्यों ऐसा होता है। रिएक्टिविटी के कारण, जो मेटल्स की रिएक्टिविटी पावर है उसके कारण डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पे देखिए, इन द एबव रिएक्शन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम CuSO4। ओके, दूसरा एग्जांपल भी देख लीजिए। यहाँ पे हम ले रहे हैं AgNO3 यानी कि सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हैं और हम ले रहे हैं जिंक। अब यहाँ पे जब ये आपस में रिएक्ट होता है, रिएक्शन होती है तो क्या होता है, यहाँ पे जो सिल्वर है वो कम रिएक्टिव है जबकि जिंक मोर रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, इसकी रिएक्टिविटी पावर सिल्वर से कहीं ज़्यादा है। तो ये जब आपस में कंबाइंड होंगे तो क्या बन जाएगा, देखिए ZNO3 का फॉर्मेशन हो गया और सिल्वर अलग हो गया। हुआ क्या, जिंक ने सिल्वर की जगह ले ली और क्या बन गया, जिंक नाइट्राइड बन गया जबकि सिल्वर अलग हो गया। सो यहाँ पे भी वही है, इन द अबव रिएक्शन जिंक इज मोर रिएक्टिव देन Ag यानी सिल्वर, सो जिंक डिस्प्ले सिल्वर फ्रॉम सोल्यूशन। तो सोल्यूशन से जिंक ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया। ये प्रोसेस आपको समझ में आ गई होगी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरह से होती है। अब आता है नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है जिसका नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसमें क्या हुआ, है तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही बट डबल, यहाँ पे जो वर्ड एड है उसका मतलब समझिएगा कि दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है। रिएक्शन एक ही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट दो जगह पे होगा, दो बार होगा। कैसे, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स or displaced by other atoms or groups of some or double displacement reaction। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे हमने लिया BaCl2
और लिया हमने एक कंपाउंड Na2SO4, ठीक है, BaCl2 एक्वस फॉर्म पे और Na2SO4 भी एक्वस फॉर्म पे हमने ले लिया। अब ये दो हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। अब इन दोनों कंपाउंड को जब आपस में क्या करते हैं, हम रिएक्ट कराते हैं, तो क्या देखिए क्या होता है, क्या बनता है, कौन किसको रिप्लेस कर रहा है। तो ये SO4 के साथ में जो Na था यानी सोडियम था, सोडियम रिप्लेस हो जाता है Ba के थ्रू, ठीक है। Ba क्या करता है, Na को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि Ba की जो रिएक्टिविटी है वो Na से ज़्यादा है, तो इसलिए ये Na की जगह पे आ जाता है और क्या बन जाता है, BaSO4। और इसी तरह से जब Na अलग हो जाएगा, जब Na अलग हो जाएगा और Cl2 अलग हो जाएगा, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि क्या बन जाएगा, 2NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए यहाँ पे दो बार हुआ, यानी इस कंपाउंड के साथ में भी हुआ और इस कंपाउंड के साथ में भी हुआ, और ये रिएक्शन एक ही थी, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो समझ में आई बात आपको कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह से कंपाउंड यानी किस तरह से एटम्स एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं रिएक्टिविटी पावर के थ्रू। सो नेक्स्ट हमारी जो प्रोसेस है क्या है, देखें, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पे क्या होता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अकर व्हेन cations and anions in aqueous solution combine to form an insoluble ionic solid called a precipitate। कहने का मतलब है कि ऐसी एक रिएक्शन जिसमें एनायंस और कैटायंस आपस में मिक्स होके, रिएक्ट होके, कंबाइंड होके एक इनसॉल्युबल आयनिक सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। इसी इनसॉल्युबल आयनिक एसिड को इसी इनसॉल्युबल आयनिक सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। देखिए कैसे, हमने लिया सिल्वर नाइट्राइड एंड सोडियम क्लोराइड, दो सबस्टेंस हमने लिए, सिल्वर नाइट्राइड एंड सोडियम क्लोराइड। अब इन दोनों को यदि हम आपस में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, जो Ag था वो किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ में, Ag अटैच हो जाएगा Cl के साथ में, और जो Na था वो अटैच हो जाएगा NO3 के साथ में। तो इस तरह से ये क्या बनता है, एक AgCl2 NaNO3 कंपाउंड बनता है। तो जो आपका AgCl है वो प्रेसिपिटेट है, AgCl जो बना है वो एक प्रेसिपिटेट है, एक इनसॉल्युबल फॉर्म पे बना हुआ सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, ठीक है। पूरी तरह से ये ठोस नहीं होता, सॉलिड नहीं होता, आयंस के मिलने से बनता है, इसलिए इसको आप आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी के थ्रू देखिए क्या दिया गया है, एक आपके पास बीकर है जिसमें हमने लिया था AgNO3, यानी कि AgNO3 हमने लिया और हमने NaCl को इसमें फिल किया। जब डाला तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे बैक कलर, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ब्राउन कलर का एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है AgCl का। क्लियर, आपको ये डार्क कलर पे यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सो होप यू अंडरस्टैंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है, एक प्रेसिपिटेट बनता है जो क्या होता है, जनरली इनसॉल्युबल आयनिक सॉलिड होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन है हमारी उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देखिए, अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन। डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। इस प्रोसेस के कुछ पॉइंट्स देखिए, इन द रिएक्शन H ions and OH combine to form HOH और H2O और वाटर मॉलिक्यूल्स। यानी कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, अ सॉल्ट इज प्रोडक्ट ऑफ एन एसिड बेस रिएक्शन फॉर। तो क्या होता है कि जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है तो इसमें जो रिएक्टेंट होते हैं वो एसिड और बेस होते हैं, और जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका सॉल्ट होता है और वाटर होता है।
एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है HCl, इट मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और HCl एसिड है। जब इन दोनों को साथ में रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, NaCl और H2O। H2O क्या है आपका वाटर, और NaCl क्या है आपका सॉल्ट। तो इस तरह से दोनों के जो भी फीचर्स थे, प्रॉपर्टीज थे, वो डिसअपियर हो गए। सॉलिड सॉरी एसिड एंड बेस दोनों आपस में मिक्स होकर सॉल्ट और H2O बनाते हैं, और इसी प्रोसेस को ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इन द एबव रिएक्शन NaCl इज द सॉल्ट। तो यहाँ पे जो ओवरऑल ये रिएक्शन हुई, तो इसमें जो आपको सोडियम क्लोराइड दिख रहा है वो क्या है, सॉल्ट है। चलिए तो नेक्स्ट रिएक्शन की ओर चलते हैं। क्विक रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्विक रिकैप में देखिए जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस थी वो कितनी थी। पहले नंबर पे हमने कॉम्ब्यूशन रिएक्शन देखा, फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखा, फिर हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखा, फिर हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा, एंड देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखा। अब नेक्स्ट है हमारी कुछ और भी रिएक्शंस होती हैं, जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो मतलब क्या होता है, आउट, बाहर, और थर्मिक का मतलब क्या होता है, हीट। ठीक है, तो देखिए ये रिएक्शन कैसे होती है, कब होती है। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी बाय लाइटिंग और हीट। यानी कि जब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, ये पॉइंट मेन है। एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी किसी भी फॉर्म पे हो सकती है, चाहे वो लाइट के फॉर्म पे हो या कि फिर हीट के फॉर्म पे हो। इट इज़ द अपोजिट ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो अपोजिट होती है किसके, एंडोथर्मिक रिएक्शन के। अब हम आगे देखेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। देखिए एक्सप्रेस्ड इन अ केमिकल इक्वेशन, ए रिएक्टेंट इक्वल टू प्रोडक्ट प्लस एनर्जी। तो जब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखी जाती है तो उसमें क्या होता है, पहले रिएक्टेंट शो किए जाते हैं, फिर एरो लगाया जाता है, फिर प्रोडक्ट, और एनर्जी भी बताई जाती है कि एनर्जी कितनी रिलीज हुई है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे ये कहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब यहाँ पे आयरन यानी Fe और ऑक्सीजन O2 को आपस में आप मिक्स करते हैं तो FeO3 का फॉर्मेशन होता है। इस कंडीशन पे क्या होता है, आपका एनर्जी रिलीज होती है। मेकिंग आइस क्यूब, जब आइस क्यूब आप बनाते हैं तो इस टाइम पे भी एनर्जी रिलीज होती है। मेकिंग में मिक्सिंग सोडियम सल्फाइड एंड अदर सब्सटेंस, जब आप इन सब्सटेंस को आप क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो ये एनर्जी रिलीज होती है। वो भी किस फॉर्म पे हो सकती है, ये हीट के फॉर्म पे हो सकती है या लाइट के फॉर्म पे हो सकती है। तो आपको समझ में आई एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस रिक्वायर और टेक्स इन एनर्जी इन द ऑर्डर फॉर द प्रोसीड। यहाँ पे जस्ट अपोजिट एक्सोथर्मिक जैसे होता है उसके अपोजिट में ये रिएक्शन होती है। इसमें एंडो वर्ड जुड़ा हुआ है, यानी कि इसमें रिक्वायरमेंट होती है किसकी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है जबकि एंडोथर्मिक में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये बेसिक सा डिफरेंस है दोनों रिएक्शंस में। दिस रिक्वायर्स एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड इन मेनी फॉर्म्स बट इट इज़ टिपिकली इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी कि कई फॉर्म पे हम एनर्जी किसी भी तरह से दे सकते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, लेकिन जो ज़्यादातर प्रोवाइड की जाती है वो होती है हीट के फॉर्म पे। एग्जाम्पल पे जैसे फोटोसिंथेसिस एंड मेल्टिंग ऑफ आइस। फोटोसिंथेसिस यानी लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसलिए इसमें ये रिएक्शन होने के लिए क्या है, लाइट की यानी हीट की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई वी कैन से फोटोसिंथेसिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन नॉट अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसी तरह से मेल्टिंग ऑफ आइस, जब हम आइस को मेल्ट करते हैं तो उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर की, यानी कि उसको हीट चाहिए। ओके, हीट जैसे ही मिलता है तो ये मेल्ट होने लगता है आइस। इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल्स भी हमने देख लिया। यहाँ पे एक डायग्राम से ये समझाया गया कि जैसे रिएक्टेंट है, ये हीट एनर्जी जब आती है आपस में ऊपर से तो क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। तो चलते हैं अब आगे।
नेक्स्ट हमारा रेस्पायरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पे एक थोड़ा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल है जिसको एक्सप्लेन किया गया है रेस्पायरेशन के लिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हमने क्या समझा है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसपे क्या होता है, आपका जो हीट या एनर्जी है वो रिलीज होता है। तो रेस्पायरेशन में कैसी एनर्जी रिलीज होती है, सोचिए। रेस्पायरेशन करते समय क्या एनर्जी रिलीज होती है कि रिक्वायरमेंट होती है? तो यहाँ पे रेस्पायरेशन जो प्रोसेस है पहले उसको आपको समझना होगा कि रेस्पायरेशन प्रोसेस क्या है, देन आप ये बात समझ सकते हैं। चलिए तो देखते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन द कॉम्प्लेक्स सबस्टेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सबस्टेंस एंड देन कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो हम ये जानते हैं कि जब रेस्पायरेशन होता है तो जो कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस होते हैं वो ब्रोक हो जाते हैं, टूट जाते हैं छोटे छोटे स्मॉलर सबस्टेंस में। ओके, और ये जो स्मॉलर सबस्टेंस होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज में। और ये ग्लूकोज क्या होता है, इन द होल प्रोसेस एनर्जी और हीट इज रिलीज। ये पूरी प्रोसेस जब होती है, कंप्लीट होती है, जब एक कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस ब्रोक होता है किसमें, सिमिलर सबस्टेंस में, और ये सिमिलर सबस्टेंस कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, तो इस टाइम पे क्या होता है, एनर्जी और हीट रिलीज होती है। We know that a reaction in which heat is released along with formation of product is known as exothermic reaction। तो हमने प्रीवियस अभी पढ़ा है कि जो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ में क्या बनता हो, हीट भी बनता हो, हीट प्रोड्यूस होता हो, ऐसी रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। Thus, from of from the above 2 points, we can conclude the respiration is exothermic reaction। तो इन दोनों पॉइंट को हम कंक्लूड करके ये बता सकते हैं कि रेस्पायरेशन की जो प्रोसेस होती है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको समझिएगा। ऑक्सीडेशन के लिए क्या क्या पॉइंट्स आपको माइंड पे रखने हैं। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब होती है तो उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का एडिशन होता है, यानी ऑक्सीजन आके जुड़ता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, यानी कि उस कंपाउंड से हाइड्रोजन निकल जाता है। एनी chemical substances following any these is said to be oxidized। तो ऐसे सबस्टेंस को हम बोलते हैं कि ऑक्सीडाइज्ड हो गया। कहने का मतलब है हमारे पास क्या है, एक ए है कंपाउंड जिसके साथ में मान लीजिए ऐसे नहीं H2O, ठीक है, ये हमारे पास एक कंपाउंड है। यदि इसी कंपाउंड में एक ऑक्सीजन आके ऐड हो जाए, क्या हो जाए, एक ऑक्सीजन ऐड हो जाए और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए, एक हाइड्रोजन बाहर चला जाए, तो ऐसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। और इसके जस्ट अपोजिट पे रिडक्शन रिएक्शन होती है। इट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब ऑक्सीजन निकलती है और हाइड्रोजन जुड़ता है किसी रिएक्शन पे, उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। एनी केमिकल सबस्टेंस फॉलोइंग एनी ऑफ दीज रूल्स इज सेड टू बी रिड्यूस। तो ऐसे सबस्टेंस जिनमें ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है कि ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो उससे हम बोलते हैं कि ये रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रही है इस पर। सो होप यू अंडरस्टैंड। ये नॉर्मल सी जो प्रोसेस थी, इसके जो पॉइंट्स थे आप लोगों ने समझा होगा। चलिए आगे देखते हैं। रिएक्शन इन्वॉल्विंग both oxidation and reduction process occurring simultaneously are known as redox reaction और oxidation reduction reaction। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में होता है उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम पे ये ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, रिडॉक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में चलता है उससे हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल पे देखिए, हमारे पास है एक फेरिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारे पास। अब इस पे जब रिएक्शन होती है तो कैसे, Fe2O3 पे क्या होता है, O3 निकल जाता है। देखिए यहाँ पे O3 रिमूव हो गया, तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है।
ठीक है। और यहाँ पे देखिए CO के साथ में एक ऑक्सीजन आके जुड़ गया है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए बढ़ गया है, CO2 हो चुका है। तो इस कंडीशन पे यानी ऑक्सीजन का जब जुड़ना, यदि ऑक्सीजन ऐड होता है तो उस कंडीशन पे हम उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों इसके साथ में हो रहे हैं, एक साथ में हो रहे हैं, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो बात समझ में आ गई रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, कैसे होता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें फॉर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे इसी कंटेंट को, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। ओके, सो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।